इसलिए हम टेस्टिंग के लेवल को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, ताकि जो भी संक्रमण दूसरे राज्यों में बढ़ रहा है, अगर वैसी कोई बात हमारे यहाँ कोई बात आए कि संक्रमण कहीं बढ़ना शुरू हो, तो अधिक टेस्टिंग के माध्यम से तत्काल संक्रमण को चिन्हांकित कर लिया जाए और संक्रमित लोगों को आइसोलेट कर दिया जाए। यही तरीका है संक्रमण की चेन को तोड़ने का। और आज इस समय में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जब हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार लौटे थे और उस समय हमारी ग्राम निगरानी समितियों ने और मोहल्ला निगरानी समितियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। कम्युनिटी सर्वेलेंस का एक अनूठा मॉडल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था। आज जब एक सेकेंड वेव की बात हर जगह हो रही है, तो आज फिर से जरूरत है कि हम कम्युनिटी सर्वेलेंस के उसी बहुत ही मजबूत मॉडल को सामने लाएं और उसके माध्यम से संक्रमण को प्रदेश में हम नियंत्रित रखें। इसलिए जो भी हमारे ग्राम निगरानी समितियां हैं या हमारी जो मोहल्ला निगरानी समितियां हैं या जो शहरों में RWA होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं या मोहल्ले होते हैं जिसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, इन सब की भूमिका इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण आ रहे हैं, बुखार है, खांसी हो रही है, बार बार सांस फूल रही है, स्वाद या गंध की जो क्षमता है उसमें ह्रास हुआ है, अगर ऐसी बातें पता चल रही हैं किसी व्यक्ति के बारे में, आपको अपने मोहल्ले में या अपने अपार्टमेंट में, बिल्डिंग ब्लॉक में, तो तत्काल उनकी सहायता कीजिए, उनको तत्काल जांच करवाने के लिए प्रेरित कीजिए। और जांच के लिए चूंकि व्यवस्था तो बहुत सारी है, लेकिन अब हम हर शहर में, प्रदेश के 75 जिलों में, हर शहर में अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कुछ स्टैटिक बूथ्स बने हुए हों और जिसका कि व्यापक प्रचार प्रसार हो, जहां पर जाकर के कोई व्यक्ति जिसे लक्षण लग रहा हो या संदेह हो रहा हो, वो जाकर के, वो दिन भर में जाकर के कभी भी अपनी जांच करवा सके। तो जो भी व्यक्ति, अगर आपको ऐसा व्यक्ति है जो आप देख रहे हैं जिसमें लक्षण आ रहे हैं, उसको प्रेरित करिए, उसकी मदद करिए कि वो अपनी जांच करवाए। जांच में अगर संक्रमण आए तो तत्काल आइसोलेट हो जाए। और यही तरीका है संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का, संक्रमण की चेन को तोड़ने का, और इसी प्रकार से संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति की पहचान नहीं होगी तो वो और लोगों को संक्रमित करता रहेगा। तो कल प्रदेश में 1,73,492 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक प्रदेश में कुल 1,78,10,564 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। नवंबर के महीने में प्रदेश का पॉजिटिविटी का जो रेट है वो 1.6% चल रहा है। ई-संजीवनी ऐप का हमारे राज्य में निरंतर उपयोग हो रहा है। राज्य के नागरिकगण ने इसको अपनाया है और घर बैठे चिकित्सकों की सलाह वो निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। कल भी 1,864 लोगों ने घर बैठे इस संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक प्रदेश में 2,21,667 लोग घर बैठे इस संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। चिकित्सकों की सलाह उन्होंने प्राप्त किया है, जिसमें चिकित्सकों से उनकी वीडियो कॉलिंग होती है, आमने सामने बातचीत होती है, फ़ोन पर या कंप्यूटर पर, और फिर वो उसके आधार पर वो फिर दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक 1,60,692 इलाकों में 4,59,674 टीम दिवस के माध्यम से 2,91,05,996 घरों का सर्विलांस अभी तक किया गया है और इसमें रहने वाले लोगों की संख्या 14,25,03,717 है। सर्विलांस भी जो
संक्रमण को नियंत्रित किया जाता है उसके लिए ये एक बहुत ही कारगर उपाय होता है। और अब ये निर्णय किया गया है कि सर्विलांस को और फोकस्ड किया जाएगा। इसके लिए सभी जनपदों को ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वो जो इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, जो पिछले 10 दिनों में जो केसेस आए हैं, उनकी अपने जिले के मैप पर उसको प्लॉट करें, मैपिंग करें, ताकि ये पता चले कि कौन से पॉकेट से, शहर के किस इलाके से ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं, और उन इलाकों में जहां से ज़्यादा इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं वहां पर फोकस सर्वेलेंस किया जाए और जल्दी से जल्दी वहां से जो भी लक्षणात्मक व्यक्ति हैं उनकी जांच करवाई जाए, और जांच के पश्चात अगर संक्रमण हो तो उन्हें आइसोलेट किया जाए, चाहे वो होम आइसोलेशन में जाएं या वो अस्पताल के आइसोलेशन में जाएं, लेकिन उन्हें अन्य लोगों से, जो भी व्यक्ति संक्रमित है उन्हें अन्य लोगों से अलग करना आवश्यक है। यही संक्रमण की चेन को तोड़ता है। इसलिए हम और हमारा और आपका, इन हम सबका ये दायित्व है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसे हम पृथक करें, और जो व्यक्ति संक्रमित है उसका ये दायित्व है कि वो दूसरे किसी को संक्रमण न दे, इसके लिए वो पूरा प्रयास करे, बिल्कुल ही पृथक हो जाए, आइसोलेट हो जाए। वैक्सीन पर लगातार कार्य चल रहा है और बहुत सारे वैक्सीन पर काम हो रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष इसकी वैक्सीन भी आएगी और सब लोगों प्राथमिकता के आधार पर जितनी डोज होंगी उसके हिसाब से लोगों को दिया जाएगा। जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको वैक्सीन पहले मिलेगी, और इसके लिए प्रदेश सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। इसके लिए जो कोल्ड चेन की जो भी व्यवस्था करनी है उन सब की तैयारी चल रही है। लेकिन जब तक वैक्सीन कोई नहीं आती है और जब तक इसकी कोई एक निश्चित दवा नहीं आती है, तब तक अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा उपाय है। संक्रमण से अपना बचाव करते रहना ही सबसे अच्छा तरीका है, और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए। अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए। जब भी आप कहीं बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढकिए, रुमाल से ढकिए, मास्क से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, गमछे से ढकिए, लेकिन इसे ढक कर रखिए। और ऐसा नहीं करना, सार्वजनिक स्थलों पर बिना मुंह और नाक को ढक के ऐसे खुला रहना, ये दंडनीय अपराध भी है। इसमें महामारी अधिनियम में आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है और हर बार आपको 500 रुपये का जुर्माना भी आप पर लगाया जा सकता है। इसलिए अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए जब तक वैक्सीन नहीं आती है। यही आपका सबसे अच्छा बचाव है। और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। तो जब तक वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है, तब तक बचाव करिए। बचाव करके संक्रमण से दूर रहिए, खुद को भी बचाइए और अपने परिवारीजनों, अपने मित्रों को भी बचाइए। अगर किसी प्रकार का कोई लक्षण आए, किसी प्रकार की कोई शंका हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करके विशेषज्ञों की राय प्राप्त करिए, या अपने जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या जो आपका इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है वहां का जो नंबर हो, फोन नंबर, उनसे बात करके आप अपनी शंका को दूर करिए। अपने जो भी प्रश्न हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, तनाव मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जैसा बताया, बचाव ही इससे संक्रमण से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। दिल्ली, हमारे पड़ोसी प्रदेश दिल्ली में संक्रमण काफ़ी बढ़ने से हमारे जो दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से संक्रमण बढ़ा है। दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्रों में हमारे अस्पतालों में समुचित सुविधाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पिछले कोरोना कालखंड से ही प्रदेश सरकार
प्रदेश के सभी अस्पतालों में समुचित सुविधाएं सृजित करने में लगी हुई थी तथा अभी रिकॉर्ड 1.5 लाख से अधिक बेड हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं। सुविधाओं की समस्या नहीं है, लेकिन पड़ोसी प्रदेश दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से हमारे जो पड़ोसी प्रदेश के आसपास के जनपद हैं वहाँ पर संक्रमण बढ़ा है। सभी लोगों से अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी समीक्षा की थी, वो प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं और सभी कदमों की में तेजी लाने के लिए उन्होंने निर्देशित भी किया है। टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, परंतु सावधानी रखना सबसे आवश्यक है। विशेषकर ये त्योहारों का मौसम है, आजकल शादियां भी शुरू हो गई हैं, तो सामाजिक दूरी रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए और हाथ धोते रहिए। कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट की स्थिति लगभग कल जैसी है, मामूली परिवर्तन आया है। कुछ जनपदों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिसकी वजह से हॉटस्पॉट में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चलें, इसकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है और सभी औद्योगिक इकाइयां कार्यशील हैं। आत्मनिर्भर पैकेज में विद्यमान इकाइयों को कार्यशील पूंजी और अन्य समस्याओं से निपटने के लिए सरकार उनको यथासंभव सहायता कर रही है, हैंड होल्डिंग कर रही है। उसी के क्रम में बैंकों से समन्वय करके 4,37,000 इकाइयों को 10,854 करोड़ रुपए के ऋण अभी तक स्वीकृत और वितरित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों और विशेषकर छोटे और लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के और अवसर सृजित किए जाएं, लोगों को नौकरी की व्यवस्था कराई जाए। इसके लिए बैंकों से समन्वय करके 6,40,000 नई MSME इकाइयों को अभी तक इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोरोना कालखंड के पश्चात ये 18,000 लॉकडाउन के पश्चात 6,40,000 इकाइयों को 18,900 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। ऋण वितरण की ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है और शीघ्र ही एक बड़ा ऋण मेला भी आयोजित कराया जाएगा। रोजगार के कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। लगभग 59,000 हमारे ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूहों को पोषाहार बांटने का, राशन बांटने का कार्य दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 59,000 गाँवों में ही महिला बैंक सखी, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट की तैनाती करने का प्रोसेस भी प्रारंभ हो गया है। शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जो अवशेष हैं लगभग 38,000, वो भी शीघ्र जारी हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक विभाग व संस्था में रोजगार के नए अवसर पैदा करने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसानों से धान क्रय का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और उसकी समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं धान क्रय केंद्रों की समीक्षा करते रहें और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी लगातार उनका अनुश्रवण करते रहें। अभी तक 151 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका है, जो कि पिछले साल इसी समय जो खरीदा गया था धान उसके दुगना से अधिक है। पिछले वर्ष से इस वर्ष दुगना धान खरीदा गया है किसानों से। ये साफ स्पष्ट करता है कि सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से किसानों से अधिक धान खरीद रही है। इसी प्रकार से मक्का का क्रय भी जारी है और 1,37,000 क्विंटल मक्का भी खरीदा गया है। और अभी बुंदेलखंड क्षेत्र में मूंगफली, किसानों से मूंगफली क्रय का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जैसे मैंने बताया कि सरकार पराली प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है
और किसानों के लिए विशेष उपकरण पे अनुदान दिया जा रहा है जिससे कि वो पराली प्रबंधन बेहतर कर सकते हैं। पिछले कई सालों से इस वर्ष में पराली जलाने की घटनाओं में भी बहुत कमी आई है, जिससे साफ स्पष्ट है कि किसान अब जागरूक हो रहे हैं और सरकार द्वारा पराली के जो अन्य प्रयोग उन्हें बताए गए हैं, अन्य जो उसके उपाय बताए गए हैं और सरकार द्वारा पराली प्रबंधन के लिए प्रयोग में आने वाले उपकरणों को जो अनुदान दिया जा रहा है उसका वो उपयोग कर रहे हैं। इसी वजह से पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई।